नमस्कार। एक ऐसा वक्त जब दो बड़ी ताकतें अमेरिका और ईरान जंग के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी थीं। पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थीं। लेकिन इस खतरनाक शतरंज के खेल में एक ऐसे प्लेयर की एंट्री हुई जिसकी किसी को दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। तो चलिए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या भारत एक बड़े युद्ध को रोक सकता है। ये सवाल उस वक्त हर किसी के जहन में था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत ही क्यों, एक ऐसा देश जो इस पूरे झगड़े में कहीं सीधे तौर पर शामिल भी नहीं है, वो अचानक इतना जरूरी कैसे बन गया। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं। भारत, एक उभरता हुआ मीडिएटर। और देखिए, हैरानी की बात यह है कि इस मुश्किल को सुलझाने की उम्मीद ना तो अमेरिका से थी, ना ईरान के किसी पड़ोसी देश से, बल्कि ये उम्मीद की जा रही थी भारत से। और इसकी पहल कौन कर रहा था? यूरोप। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा प्रस्ताव था। फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने खुलेआम ये कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति कायम करने का काम भारत को करना चाहिए। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि दुनिया की नज़र में भारत का कद कितना बदल चुका था। तो फिर से वही सवाल आता है, आखिर भारत ही क्यों? देखिए, इसका जवाब भारत की बड़ी ही सधी हुई डिप्लोमेसी में छुपा है। जरा सोचिए, एक तरफ तो भारत अमेरिका के भारी दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा था, और दूसरी तरफ ईरान से भी अपने रिश्ते अच्छे बनाए रखे और अपने कब्जे में लिए गए जहाज़ों को भी छुड़वा लिया। मतलब वॉशिंगटन और तेहरान दोनों भारत की बात सुनते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। और ऑपरेशन संकल्प चलाकर भारत ने यह भी दिखा दिया कि वो अपने समुद्री रास्तों और अपने हितों की रक्षा करना भी अच्छे से जानता है। यही बैलेंस भारत को इस पूरे खेल का एक बहुत ही यूनिक प्लेयर बना देता है। अच्छा, अब बात करते हैं इस कहानी के दूसरे अहम किरदार की, अमेरिका। एक ऐसी सुपर पावर जो उस वक्त काफी फ्रस्ट्रेटेड और अकेली नजर आ रही थी। उस समय के प्रेसिडेंट ट्रंप के एक फैसले ने अमेरिका को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां उसके अपने ही दोस्त उससे किनारा कर रहे थे। तो अमेरिका अकेला क्यों पड़ गया? इसकी सबसे बड़ी वजह थी नेटो को लेकर एक बहुत बड़ी गलत फहमी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि अगर वो ईरान पर हमला करते हैं तो सारे नेटो देश उनका साथ देने आ जाएंगे। लेकिन वो नेटो के सबसे ज़रूरी नियम यानी आर्टिकल 5 को ही शायद ठीक से समझ नहीं पाए। देखिए, ये नियम कहता है कि अगर किसी नेटो मेंबर देश पर हमला होता है तो वो सब पर हमला माना जाएगा। ये तब लागू नहीं होता जब कोई मेंबर देश खुद किसी और पर हमला करने जाए। और बस इसी गलत फहमी ने अमेरिका को दुनिया के मंच पर अकेला छोड़ दिया। और अपने इस फैसले को सही ठहराने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बड़ा अजीब सा दावा भी किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के कई पुराने राष्ट्रपतियों ने उन्हें फोन किया और कहा, वाह ट्रंप, तुमने वो कर दिखाया जो हम करना तो चाहते थे पर कर नहीं पाए। लेकिन जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि भाई वो कौन से राष्ट्रपति थे, जरा नाम तो बताइए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ट्रंप खुद ईरान को कोई हल्का प्लेयर नहीं समझ रहे थे। उन्होंने खुद इस सिचुएशन को एक बहुत हाई लेवल चेस गेम कहा और तो ईरानी लीडरशिप को बहुत स्मार्ट और हाई आईक्यू वाले लोग बताया। इससे एक बात तो साफ थी कि पर्दे के पीछे उन्हें भी ये एहसास था कि ये लड़ाई उतनी सीधी नहीं है जितनी बाहर से लग रही है। हालत यहाँ तक पहुँच गई थी कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को पब्लिकली मदद मांगनी पड़ रही थी। लेकिन कनाडा जैसे अमेरिका के सबसे करीबी साथियों ने भी साफ इनकार कर दिया। ये शायद पहली बार हो रहा था कि अमेरिका एक ऐसी लड़ाई में जिसे उसने खुद हवा दी थी, बिल्कुल अकेला खड़ा था। तो अब आते हैं इस शतरंज के तीसरे और शायद सबसे अड़ियल खिलाड़ी की तरफ, ईरान। जहां अमेरिका ये सोच रहा था कि उसके एक झटके से ईरान घुटनों पर आ जाएगा, हुआ ठीक उसका उल्टा। ईरान ने जो स्टैंड लिया उसने सच में सबको हैरान कर दिया। ईरान ने सिर्फ मिलिट्री जवाब नहीं दिया, उन्होंने एक साइकोलॉजिकल वॉर भी छेड़ दी। उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका को ताना मारते हुए कहा कि अपने इस ऑपरेशन का नाम एपिक फ्यूरी यानी भयंकर गुस्सा मत रखो, इसका नाम रखो एपिक फियर यानी भयंकर डर। ये ईरान के जबरदस्त कॉन्फिडेंस को दिखा रहा था। और फिर आया ईरान के विदेश मंत्री का वो बयान जिसने रही सही कसर भी पूरी कर दी। उन्होंने कहा, सीज फायर के बारे में अमेरिका से पूछो, हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो दोबारा इस बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, ईरान पीछे हटने वालों में से नहीं है।
तो ईरान की स्ट्रैटेजी असल में 3 पिलर्स पर खड़ी थी। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल मजबूत करना, जो दुनिया की ऑयल ट्रेड के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। दूसरा, पर्शियन गल्फ पर अपना ऐतिहासिक दावा ठोकना। और तीसरा, और ये बहुत अहम है, दुनिया को ये मैसेज देना कि अगर उनका एक लीडर मारा जाता है तो उसकी जगह लेने के लिए 10 और तैयार हैं। मतलब वो किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं। तो अब सवाल ये है कि इस शतरंज के खेल में अगली चाल क्या होगी, क्योंकि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये तो और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। तनाव का माहौल अभी भी बना हुआ है। देखिए, इजराइल पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है, किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार। दुश्मनी अब तो खेल के मैदान तक पहुंच गई। ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए अपनी फुटबॉल टीम को अमेरिका भेजने से ही मना कर दिया। और ईरान तो बार बार एक ही बात कह रहा है कि शांति की पहल हमारी तरफ से तो नहीं होगी। तो इस पूरी कहानी के बाद आखिर में बस एक ही सवाल बचता है। इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर, इस शतरंज की बिसात पर असली विनर कौन है? क्या वो अमेरिका है, या ईरान, या फिर भारत जैसा एक उभरता हुआ खिलाड़ी? शायद इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे पाएगा।